तो क्या हाल है बच्चों। आज हम अपनी इस क्लास में मैक्रो इकोनॉमिक्स का अपना लास्ट वाला यूनिट कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक मैंने आपको मनी एंड बैंकिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स में से समझा दिया, गवर्नमेंट बजट आपको अच्छे से समझा दिया। ये दोनों चैप्टर मेरे ख्याल से आप लोगों के एकदम क्लियर हैं। ठीक है, जो थोड़े बहुत आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे डाउट्स लिखे थे, मैं उन पर जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा, आपके वो डाउट्स भी क्लियर कर देंगे हम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का बैलेंस ऑफ पेमेंट। नवंबर एग्जाम के लिए, मतलब इस साल के एग्जाम के लिए जो आपका ये चैप्टर है, अकॉर्डिंग अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो 6 मार्क्स का है। सारे ही क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड हैं। काफ़ी सिलेबस रिड्यूस भी हो चुका है, तो जो न्यू सिलेबस है बस हम वो सारा कवर करेंगे ताकि आपके एमसीक्यूज इसमें सारे के सारे फटाफट निपट जाए। ठीक है, सबसे पहले बात ये करते हैं यार, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, बहुत आसान। देखो, आप ऐसे समझो कि हर एक कंट्री दूसरी कंट्रीज के साथ बिजनेस करती है, या अपनी लैंग्वेज में कहे तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करती है। तो अगर कोई भी कंट्री दूसरी कंट्रीज के साथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करती है तो वो उन सब का रिकॉर्ड रखती है, ताकि ये पता चल सके भाई किस साल इंपोर्ट ज़्यादा हुआ या किस साल एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ। तो यही इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जितनी ट्रांजेक्शन्स हैं इनका रिकॉर्ड करना, उसी को बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। कितना आसान है। देखो, अब मुझे नहीं पता यार आपके टीचर्स ने या आपकी बुक्स में कहाँ क्या लिखा है, कैसे समझाया है। रियलिटी यही इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ जितना ट्रांजैक्शन कर रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है, जितना मनी का लेन देन हो रहा है, भैया उसको रिकॉर्ड कर लो, वही बैलेंस ऑफ पेमेंट है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, अपनी डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। देखो, लिखा है बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन में कि इट इज़ अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। सबसे पहली चीज़ ये एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है। ऐसा नहीं कि ऐसे सो के उठ कर आए, हाँ भाई क्या हुआ था, इतने का इंपोर्ट हुआ था, कहीं भी लिख दिया, क्या हुआ, इतने का एक्सपोर्ट हुआ, कहीं भी लिख दिया। ना 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 ना, ऐसा नहीं करना है। एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होगा। ठीक है, आपको हर एक चीज़ को सिस्टम से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। भाई ये चीज़ यहाँ पर आएगी, ये चीज़ यहाँ पर आएगी, एक सिस्टम से चलेगा सारा काम। रिकॉर्डिंग करनी है पर एक सिस्टम से करनी है। ठीक है, किन ट्रांजैक्शंस को, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को, जितनी पैसों से लेन देन हुई है, पैसों की लेन देन हुई है, पैसों से जुड़ी लेन देन हुई है, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। बाकी ट्रांजैक्शन को आपको ध्यान भी देना है यहाँ पर। ठीक है, इनके बीच में हुई होगी, जाहिर सी बात है, एक कंट्री के और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब बाकी कंट्रीज के साथ में, किसी एक कंट्री का बाकी कंट्रीज के साथ में जितना भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हुआ उन सबको रिकॉर्ड कर लेना, और हर साल करना है। इसलिए बोला है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ये रिकॉर्ड कर लोगे, इसी को बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक डेफिनेशन को थोड़ा और अच्छे से समझाने के लिए मैंने साथ में ये भी लिख दिया था कि इन अदर वर्ड्स बीओपी इज अ रिकॉर्ड ऑफ इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज मैंने इसलिए लिख दिया था क्योंकि ये इनफ्लो और आउटफ्लो का मतलब है इनफ्लो ऑफ मनी एंड आउटफ्लो ऑफ मनी। भाई सीधी सी बात है ना, अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो जो आपकी मनी है कंट्री की वो आउटफ्लो हो जाएगी, पैसा आपका दूसरे देश में चला जाएगा। एंड अगर आप मान लो भाई एक्सपोर्ट करते हो, मतलब यहाँ का सामान सेल करते हो बाहर कंट्री में, तो बाहर से जो पैसा है वो यहाँ आ जाएगा, यानी इनफ्लो हो जाएगा। तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो भी इसको बोला जाता है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मतलब बाकी कंट्रीज के साथ में आप इसको करते हैं, इसलिए फॉरेन एक्सचेंज लिखा है, कोई ज़्यादा घबराने वाली बात भी नहीं है। अब बात ये आई, चलो हमने समझ लिया भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट यार जब लिखा जाता होगा या कहीं पर रिकॉर्ड किया जाता होगा तो किस तरह से उसको रिकॉर्ड किया जाता होगा। तो देखो, ये एक अकाउंट के तरीके का होता है बिल्कुल। तो अकाउंट्स में आप लोग जानते हैं कि एक डेबिट साइड होता है, एक आपका क्रेडिट साइड होता है। तो डेबिट साइड पे हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड पे क्या रिकॉर्ड करते हैं। तो आइए देखते हैं। डेबिट साइड में हम सारे के सारे जो हमारे इंपोर्ट्स हैं हम उनको रिकॉर्ड करेंगे। मतलब यार जितनी ट्रांजैक्शंस में हमने ये देखा कि एक कंट्री दूसरी कंट्री से सामान को इंपोर्ट कर रही है, ठीक है, तो उसको हम डेबिट साइड लिखेंगे। और ऐसे में हमारा मनी का आउटफ्लो होगा। जाहिर सी बात है, मैंने सामान को इंपोर्ट किया है तो इस कंट्री से जो पैसा है वो आउटफ्लो हुआ होगा, दूसरी कंट्री में क्या होगा। और अगर क्रेडिट साइड को हम देखें तो वहाँ पर एक्सपोर्ट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा। एक्सपोर्ट मतलब मैंने यहाँ से जितने सामान को सेल किया है बाहर कंट्री में, तो ऐसे में मनी क्या होगी, मनी इनफ्लो होगी। बाहर कंट्री का जो पैसा है वो हमारी कंट्री में आ जाएगा, तो इनफ्लो ऑफ मनी होगा। ऐसी चीज़ों को आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ये तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, देखो कितना आसान है। इसके बाद बात आती है भाई अकाउंट्स ऑफ बीओपी, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट में कितने अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट भाई बहुत बड़ा एक पूरा अकाउंट बनता है, उसके अंदर कुछ छोटे छोटे अकाउंट्स भी होते हैं। तो मेनली अगर मैं इसको देखूँ कि भाई कितने पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, तो मेनली 2 पार्ट हैं। एक है आपका करंट अकाउंट, एक है आपका कैपिटल अकाउंट। मतलब जितनी आपकी ट्रांजेक्शन होती है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, वो सारी ट्रांजेक्शन आपके 2 अकाउंट में ही
जो है बांट दी जाती हैं, एक आपकी करंट अकाउंट में, एक आपकी कैपिटल अकाउंट में। अब कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिनको आपको करंट अकाउंट में लिखना है, उनको कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखना। अगर आप उनको कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और अगर कैपिटल अकाउंट वाली चीज़ें करंट अकाउंट में लिख दी तो भी गलत हो जाएगा। तो हमको बस ये ध्यान रखना है कि भाई करंट अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी और कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। तो चलो फटाफट से अब उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई करंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो थोड़ा अगर हम प्रोफेशनली बोलें तो हम कहते हैं भाई कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट, ठीक है। मतलब करंट अकाउंट के अंदर किन किन ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करेंगे। जैसा कि अभी हमने भाई बात करी ना कि कुछ ट्रांजैक्शंस होंगी जो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होंगी, कुछ कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगी। तो करंट अकाउंट में कौन कौन से रिकॉर्ड होंगी पहले वो देखते हैं। देखो लिखा है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विजिबल आइटम्स। कहने का ये मतलब है कि करंट अकाउंट में आपको सबसे पहले उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है जो गुड्स के साथ हुई है, मतलब सामान के साथ, विजिबल आइटम्स के साथ। अगर मान लो आपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कुछ भी किया हो, ठीक है, वो जितने भी सामान हैं अगर वो आपको दिखाई देते हैं, आप उनको टच कर सकते हो, तो ऐसे सारे के सारे आइटम्स विजिबल आइटम होते हैं, यानी कि गुड्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने फ़ोन परचेज़ किया हो, लैपटॉप परचेज़ किया हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान परचेज़ किया हो, कपड़े खरीदे हों, या कोई भी ऐसा आइटम आपने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया हो जो विजिबल हो, तो उनको हम गुड्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे करंट अकाउंट में इनको रिकॉर्ड करेंगे, किनको, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को, कि भाई जो दिखने वाली चीज़ें हैं जिनको हम देख सकते हैं या टच कर सकते हैं, सबसे पहले हम उन आइटम्स को रिकॉर्ड करेंगे, उनको हम विजिबल आइटम बोलते हैं। पहले वो रिकॉर्ड हो गए। उसके अलावा क्या रिकॉर्ड करता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज। देखो ऐसा नहीं है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ जब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करती है तो सिर्फ वो गुड्स का करती है, ऐसा नहीं है, वो सर्विसेज का भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करती है। सर्विसेज एग्जांपल के लिए बहुत सारी बैंकिंग सर्विसेज होती है जो एक कंट्री दूसरी कंट्री से लेता है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज होती है, शिपिंग सर्विसेज होती हैं जो एक कंट्री दूसरी कंट्री से करता है, ठीक है। तो इनमें भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता होगा, पैसों की लेन देन होती होगी, तो ये इसको बोलते हैं इनविजिबल आइटम। अब आप इसको देख नहीं सकते या आप इसको टच नहीं कर सकते, ये सर्विसेज हैं, ठीक है, तो इनको भी रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इसको बोलेंगे इनविजिबल आइटम को आपने रिकॉर्ड कर दिया, दो चीज़ें रिकॉर्ड हो गई। इसके बाद में करंट अकाउंट में एक चीज़ और रिकॉर्ड होती है, उसे बोलते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स क्या होता है इसको ध्यान से समझो। यूनिलेटरल ट्रांसफर का मतलब ये है कि अगर कोई एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री को कोई गिफ्ट दे देती है या कोई डोनेशन दे देती है जिसके बदले में सेकंड साइड की जो पेमेंट है वो नहीं होती, ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज़ अ वन साइडेड पेमेंट या वन साइडेड ट्रांजेक्शन। इनका मतलब ये है जैसे मान लो इंडिया, अब अमेरिका ने इंडिया को कोई डोनेशन दे दिया या इंडिया ने नेपाल को या किसी कंट्री को कोई डोनेशन दे दिया है, तो क्या बदले में वो पैसा वापस मांगेंगे? ऐसा तो नहीं होता ना। अब मान लो मेरा कोई फ्रेंड है, एग्जांपल ऐसे समझते हैं, मान लो मेरा कोई फ्रेंड है, अब मैंने उसको कोई गिफ्ट दिया, तो क्या मैं बदले में उससे पैसे लूँगा? ऐसा तो होगा नहीं। या मान लो कोई गरीब आदमी था जिसको कोई भूखा था, भाई मैंने उसको कुछ खाना वाना खिला दिया, तो ऐसा थोड़ी मैं उससे पैसे लूँगा। कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन होती है जो बस एक तरफा होती हैं, तो ऐसे सारी ट्रांजेक्शन को हम यूनिलेटरल ट्रांसफर्स बोलते हैं, ठीक है, या यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन्स भी बोलते हैं। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को भी आप करंट अकाउंट में ही जो है रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। ये एक तरफा होती है, इसका ऐसा कोई मोटिव नहीं होता कि यार हमने आपको दिया है तो आप भी हमको दोगे, मतलब दोगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो यूनिलेटरल ट्रांसफर भी हम डाल देंगे। तो ये तीन चीज़ें जो हैं, ये तीन तरह की ट्रांजेक्शन्स कौन कौन सी, एक तो गुड्स की ट्रांजेक्शन, एक सर्विसेज की ट्रांजेक्शन और एक आपकी यूनिलेटरल यानी वन साइडेड ट्रांजेक्शन। ये तीन ट्रांजेक्शन तो आएंगी आपके करंट अकाउंट में, ठीक है। इसके बाद आपकी जितनी ट्रांजेक्शन्स बच गई वो आपकी सारी जाती है कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी जाएंगी तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको बोलते हैं हम एफडीआई, ये आप लोगों ने सुना भी होगा। कंपनी क्या करती है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो जो कर रही है वो तो अलग कर रही है, कुछ कंपनी कहती है यार इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने से बेहतर है कि हम अपनी जो कंपनी है उसका प्लांट ले जाकर दूसरी कंट्री में ही जो है वो लगा दें। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इंडिया में देखा को बहुत सारी बाहर की जो कंपनीज़ हैं उनके प्लांट या उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बोल सकते हो या ऑफिस बोल सकते हो जो इंडिया में ओपन हो रखे हैं। एग्जांपल के लिए आपने मैकडोनल्ड का नाम सुना होगा, डोमिनोज का नाम सुना होगा, ठीक है, या और कोई भी बाहर की जो आप समझे कंपनी है जिसने इंडिया में अपनी कंपनी का कोई ब्रांच खोल दिया, तो ऐसे को हम बोलते हैं एफडीआई करना। अब वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करते, उन्होंने क्या करा, किसी भी बाहर की कंट्री ने
किसी दूसरी कंट्री में जाकर अपना प्लांट पूरा का पूरा लगा दिया, अपनी कंपनी की नई ब्रांच वहाँ पर खोल दिए। तो अब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, अब वो वहीं पर सामान बता के वहीं बेचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, पर जाहिर सी बात है यार, बेशक से आप सामान बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लो बाहर की अमेरिका की या चाइना की कोई भी कंपनी है जिसने इंडिया में प्लांट लगाया, तो उसको तो हम बोल देंगे उसने FDI कर दिया, उसने अपनी कंपनी यहाँ खोल दी। ठीक है, यहाँ पर सारी ट्रांजेक्शन्स भी हो रही हैं, तो क्या इंडिया के लोग उसके मालिक हो जाएंगे? ऐसा तो होगा नहीं। मालिक कौन रहेगा? मालिक वही रहेगा जहाँ की वो कंपनी है, चाहे वो चाइना की हो, चाहे वो जापान की हो, चाहे वो आपकी अमेरिका की हो, तो मालिक वही रहते हैं। तो एक तो ये तरीका है कि कोई एक कंपनी जाकर दूसरी कंट्री में अपना बिजनेस चालू कर दे। ठीक है, उसको FDI बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि भाई हमारा डोमिनोज था या मैकडोनल्ड था, कोई भी आ गया, उसने इंडिया में अपनी ब्रांच खोल दी एग्जाम्पल के लिए, पर इसका जो ऑनर है, इसका ऑनर जो है वो किसी दूसरी कंपनी का, एग्जाम्पल के लिए मान लो US का है, एग्जाम्पल हमने ले लिया। ठीक है, भाई इसका जो मालिक है वो ऑनर जो है वो US कंट्री का कोई आदमी है, तो मालिक वही रहेगा। पर इसने क्या करा, इसने कहा यार इंडिया में भी तो लोग चीज़ें खरीद सकते हैं, तो लाओ इंडिया में अपना एक प्लांट लगाते हैं। तो ऐसी चीज़ को हम कहते हैं FDI। ठीक, दूसरा तरीका ये होता है कि यार हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर लें। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब ये कि कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री, मतलब कंट्री को कहें बल्कि कंट्री का कोई एक आदमी या कोई एक कंपनी का मालिक किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद ले। एग्जाम्पल के लिए मान लो इंडिया की कंपनी है टाटा। ठीक है, अब पोर्टफोलियो को समझ रहे हैं हम। देखो मान लो इंडिया की कंपनी है भाई टाटा। अब इंडिया की कंपनी ये बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, और बाहर कोई एक आदमी है, फॉर एग्जांपल के लिए मान लो हमारे फेसबुक के जो मालिक जी हैं हमारे मार्क ज़करबर्ग। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने देखा यार टाटा कंपनी है और बहुत अच्छी चल रही है, रन कर रही है और काफ़ी प्रॉफिट भी जो है वो अर्न कर रही है, तो क्यों ना मैं अपने कुछ पैसे इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दूँ। तो इन्होंने क्या करा, इस कंपनी में अपना थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर दिया। किसी बाहर की कंट्री के पर्सन ने किसी दूसरी कंट्री में है ना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, ऐसे में इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि टाटा कंपनी के जो शेयर है या किसी भी इंडियन कंपनी के जो शेयर है वो किसी दूसरी कंट्री के पर्सन ने ले लिए या खरीद लिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसमें मालिक तो अभी भी यही रहेगा, टाटा ही रहेगा, पर इसका जो प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ हिस्सेदारी दूसरे पर्सन की भी होगी जिसने इसके शेयर्स खरीदे हैं। तो ये दो तरह से एक तो ट्रांजैक्शन होती है, तो ऐसी ट्रांजैक्शन को कैपिटल अकाउंट में डालेंगे, चाहे वो FDI से हो चाहे वो आपकी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से हो, ये दोनों ही आपकी कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती हैं। इसके अलावा कुछ लोन्स की पेमेंट होती हैं, कुछ लोन वगैरह लिया जाता है। कई बार जो यहाँ के लोग हैं वो बाहर कंट्रीज से लोन ले लेते हैं, कई बार जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी बाहर कंट्री से लोन ले लेती है। तो जो ये लोन वाली ट्रांजेक्शन है आपको इसको भी कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड करना होगा। लिखा ना, देखो फॉरेन लोन्स, चाहे वो गवर्नमेंट ले चाहे वो प्राइवेट पब्लिक कोई भी आदमी मतलब ले ले, ठीक है, तो वो सारी के सारे जो लोन्स होंगे उनकी ट्रांजैक्शंस को हम भी कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड करेंगे। एक चीज़ और याद रखना, अगर गवर्नमेंट कोई लोन ले रही है, कोई भी बोरिंग कर रही है बाहर कंट्री से, तो उसको हम ऑफिशियल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये एक तो ध्यान रखना है। अब ये दो तरह की ट्रांजैक्शंस हो गई, इनको हमने रिकॉर्ड करा। उसके अलावा बैंकिंग कैपिटल को भी हम रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल अकाउंट में। अब ये बैंकिंग कैपिटल क्या होता है, देखो लिखा है बैंकिंग कैपिटल में, डिपॉजिट्स ऑफ इंडियन कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स इन फॉरेन सेक्टर। मान लो कि हमारे इंडिया के जो बैंक हैं, ठीक है, उन्होंने क्या करा, फॉरेन सेक्टर में कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, हम भाई यहाँ की कंट्री है, बाहर पैसा इन्वेस्ट करती है, बाहर कंट्री के जो बैंक हैं वो यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो इनमें जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होगा या जितनी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होंगी उनको भी तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि भाई पैसे की लेन देन वहाँ भी हो रही है। तो इतनी ये जो सारी ट्रांजैक्शन होंगी इनको रिकॉर्ड करना है तो आपको कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब आपको ये समझ में आ गया है कि भाई करंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड करनी है, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड करनी है, और ये जो पूरा मिलके बनता है वो आपका बनता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसके अलावा बात ये आती है, देखो आपके एग्जाम में कई बार कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं, वो आपको एक टर्म लिख देते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है ये बताओ। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड को देख के बिल्कुल मत घबराना, जो आपके कंपोनेंट लिखे थे करंट अकाउंट के, इसमें से एक सिर्फ ये वाली ट्रांजेक्शन देख लो आप, सिर्फ ये वाली ट्रांजेक्शन, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स को देखें, सिर्फ विजिबल आइटम्स को देखें और उनके रिकॉर्ड को हम चेक करें, तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, BOT। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है पर एग्जाम में आ जाता है, इंपॉर्टेंट है।
बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट में यही डिफरेंस है। बैलेंस ऑफ पेमेंट तो भाई बहुत बड़ा है, देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो बहुत सारे अकाउंट बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसी में से एक चीज़ है आपकी बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही एक पार्ट है। जब आप गुड्स की ट्रांजैक्शन को, नहीं विजिबल आइटम्स की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। बस ऐसे आपको याद रखना है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें तो समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप्स इनके। तो देखो, अब हमने करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट की बहुत सारी चीज़ें सीख ली। देखो बच्चों, अब एक चीज़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसमें, वो ये है कि जब हम ट्रांजैक्शंस का करते हैं ना, तो कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन होती हैं जो कि हम जानबूझकर करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ठीक है, और कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो हमारे इस अकाउंट को बैलेंस करने के लिए की जाती है। तो इन्हीं दोनों हम जो ट्रांजैक्शंस हैं, या कह दें ये दो जो अलग अलग टाइप के आइटम्स हैं, इनको पढ़ने वाले हैं। देखो सबसे पहले क्या है, लिखा है ऑटोनोमस आइटम्स। इसमें क्या लिखा है, आइटम्स विच आर रिलेटेड टू सच ट्रांजैक्शंस एज आर डिटरमाइंड बाय द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। देखो जितनी भी ट्रांजैक्शन कोई भी कंट्री करती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के मोटिव से, वो सारे के सारे जो आइटम होंगे उनको बोलेंगे ऑटोनोमस आइटम। कहने का ये मतलब है, देखो भाई कंट्री ये बोली भाई इतना सामान इंपोर्ट कर दो, इतना सामान एक्सपोर्ट कर दो, जानबूझकर कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट अर्न करना है। ये सामान एक्सपोर्ट करो, ये सामान इंपोर्ट करो, ये सर्विस इंपोर्ट करो, ये सर्विस एक्सपोर्ट करो, करते ना। तो जो चीज़ें हम जानबूझकर कर रहे हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, वो सारे आइटम्स को बोलेंगे हम ऑटोनोमस आइटम, ठीक है। इसी को हम जो है अबव द लाइन आइटम भी बोलते हैं बीओपी में, ठीक है। लिखा है ना, दीज आइटम्स आर जनरली कॉल्ड अबव द लाइन आइटम। अब अबव द लाइन आइटम क्यों बोलते हैं, सिंपल बता दूं। जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक पूरा अकाउंट बनाते हैं, तो इस तरह से मान लो अकाउंट बन रहा है। अब हमने क्या करा भाई, हमारी यहाँ पर ये डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड चल रही है, ठीक है। हमने क्या करा, इनफ्लो आउटफ्लो बहुत सारी चीज़ें लिखी, कुछ यहाँ पर ट्रांजेक्शन, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, ऐसे कर दी। तो जो हमने जानबूझकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया वो तो ये ट्रांजैक्शन है। अब पता ये चलता है कि भाई जो एक्सपोर्ट है वो कम हो गया, जो इंपोर्ट है वो ज़्यादा हो गया। अब एग्जांपल के लिए मान लो भाई कि यहाँ पर आपका आ गया 50,000 लाख करोड़ या डॉलर कुछ भी ऐसा समथिंग, ठीक है, और इस जगह पर आपका 40 बन रहा है। तो अब मान लो इसकी जो टोटल आपके पास 40 बन रही है, यहाँ से यहाँ तक की टोटल 40 बन रही है। पर हम एक चीज़ जानते हैं कि अकाउंट्स को हमें हर बार बैलेंस करना होता है। कभी भी हम अकाउंट को ओपन ऐसे छोड़ नहीं सकते, ठीक है, या इनबैलेंस नहीं छोड़ सकते, उसको बैलेंस करना ज़रूरी है। अब हमको पता चल रहा है कि यार इसमें बैलेंस करने के लिए जो है, मान लो ये 50 करोड़ था एग्जांपल के, तो अभी 10 करोड़ उसकी जो वो कमी हो रही है। तो क्या करें, जाहिर सी बात है भाई, जब पैसों की कमी हो रही है तो लोन ले लेंगे। तो एक आइटम हम जानबूझकर यहाँ पर लोन लेंगे, जानबूझकर, क्यों? ताकि इसको बैलेंस कर सकें। तो देखो ये जितनी ट्रांजेक्शन हमने अभी तक करी इस 40 अमाउंट तक, ये सारी ट्रांजैक्शंस को हम बोलेंगे ऑटोनोमस, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने जानबूझकर करी थी प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और एक जो ये वाली ट्रांजैक्शन थी, ये हमने प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं करी, लोन प्रॉफिट अर्न करने के लिए थोड़ा ना लिया होगा। ये जो हमने ट्रांजैक्शन करी ये सिर्फ इसलिए करी ताकि इस अकाउंट को हम बैलेंस कर सके, होता है ना। तो जितनी ट्रांजैक्शन हमने जानबूझकर प्रॉफिट अर्न करने के लिए करी उसको बोलेंगे ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन, और जो ट्रांजैक्शन हमने इस अकाउंट को बैलेंस करने के लिए करी उसको बोलेंगे अकोमोडेटिंग आइटम। बिल्कुल सिंपल बात, देखो लिखा भी है, ट्रांजैक्शंस दैट टेक प्लेस बिकॉज ऑफ एक्टिविटी इन बीओपी, है ना, अदर एक्टिविटी की वजह से इसको करना पड़ता है। एंड दीज ट्रांजैक्शंस आर मेड टू बैलेंस द बीओपी, साथ में ये भी लिखा है कि इसको बैलेंस करने के लिए होता है। अब यार मैं ये बता रहा था कि अबोव द लाइन आइटम क्यों बोलते हैं, अबोव द लाइन क्यों? क्योंकि ये एक लाइन थी, ठीक है, इसके अबोव जितनी ट्रांजैक्शन हुई वो प्रॉफिट अर्न करने की वजह से हुई थी या प्रॉफिट अर्न करने के लिए हुई थी, तो उसको हम बोलेंगे अबोव द लाइन। और इसके नीचे जो ट्रांजैक्शन हुई इसको बैलेंस करने के लिए उसको बोलेंगे बिलो द लाइन, ठीक है। तो अबोव द लाइन आपकी ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन है, बिलो द लाइन आपकी अकोमोडेटिंग आइटम्स है। देखो कितना सिंपल था, ठीक है, ये चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब देखो हमें ये चीज़ तो पता चली गई यार कि जब भी हम अकाउंट बीओपी जब बनाएंगे, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जब भी लिखा जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा, तो उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट हर बार बराबर तो नहीं आ सकता।
या हो सकता है बराबर आ भी जाए किसी कंट्री का। तो इसमें 3 टाइप टोटली बनते हैं, इसीलिए हम अगर हम देखें, एक तो होता है बैलेंस बीओपी। बैलेंस बीओपी का मतलब ये कि जहाँ पर हम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट दोनों बराबर देख लेते हैं। जिस जगह पर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आपका बराबर हो, भाई जितने का आपने सामान खरीदा था कंट्री में उतने का ही सामान हमने बेच दिया दूसरी कंट्रीज़ को, तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हमारा इक्वल हो गया। अगर ऐसा हो जाता है तो उसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड, बैलेंस्ड बीओपी, ठीक है। पर ऐसा आमतौर पर होता नहीं है, कुछ कंट्रीज़ में होता होगा, बट इंडिया में ऐसा नहीं हुआ है। एक होता है सरप्लस बीओपी। सरप्लस का मतलब भाई हमें फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। सरप्लस का मतलब है कि हमारा प्रॉफिट हुआ, हमें फ़ायदा हुआ। तो सरप्लस कैसे निकलेगा? अगर हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया, हमने ज़्यादा सामान बेचा बाहर कंट्री में, ठीक है, और बाहर कंट्री से इंपोर्ट कम किया, तो हमारा फ़ायदा होगा। कैसे भाई? अपने ज़्यादा सामान बेचा है ना, तो हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा, इनफ्लो ज़्यादा होगा, हमारा फ़ायदा हो जाएगा। जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा मनी का इनफ्लो होगा, तो हमारा फ़ायदा होगा। तो ऐसे में उसको बोलेंगे सरप्लस बीओपी, ठीक है। और अगर ऐसा हो कि यार डेफिसिट आए, डेफिसिट का मतलब कि ऐसा कि भाई हमने एक्सपोर्ट कम करे थे और जो है इंपोर्ट ज़्यादा हो गया, मान लो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। और सच्ची बताऊं तो इंडिया में ज़्यादातर ऐसा ही होता है। इंडिया में हम चीज़ों का जितना एक्सपोर्ट करते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा इंपोर्ट कर लेते हैं। लगभग कभी 200 बिलियन, कभी 300 बिलियन का डिफरेंस आ जाता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, ठीक है। तो मैं ये समझा रहा था कि अगर आपने एक्सपोर्ट कम किया और इंपोर्ट ज़्यादा किया, मतलब आपने ज़्यादा सामान बाहर से परचेज किया बाहर कंट्री से, तो मनी का आउटफ्लो ज़्यादा होगा। तो आपकी कंट्री या हमारी कंट्री जो हम बोल रहे हैं उसको ऐसे में लॉस होगा, नुकसान होगा, तो उसको बोलेंगे डेफिसिट बीओपी। ये 3 चीज़ें होती हैं, सिंपल। देखो यार, बैलेंस्ड बीओपी आमतौर पर इंडिया में बनता नहीं है। इंडिया में मतलब हो नहीं पाता, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इक्वल जल्दी निकलता नहीं, बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं, ठीक है। सरप्लस बीओपी रियर केस है इंडिया में होना, लेकिन जो डेफिसिट बीओपी है ये लगभग हमको हर साल देखना पड़ता है। मतलब हर साल इंडिया में ऐसा होता है कि हम एक्सपोर्ट जो है वो कम करते हैं और इंपोर्ट बाहर कंट्री से बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए हमारा जो बीओपी आता है वो डेफिसिट आता है। इसीलिए कई बार आपने सुना होगा तरह तरह के नारे लगाए जाते हैं भाई कि चाइना का बॉयकॉट करो, चाइना से सामान मत मंगाओ, बाहर कंट्री से सामान मत मंगाओ, या मोदी जी हमारे कहते हैं कि भाई मेड इन इंडिया बनाओ, है ना, कहते हैं स्वदेशी बनो। मतलब अगर हम अपनी ही कंट्री में सामान को जो है मैन्युफैक्चर कर दें, सामान को बनाएं और उसी को इस्तेमाल करें, तो हम ये डेफिसिट वाले पार्ट को बहुत हद तक रोक सकते हैं। क्योंकि जितना सामान हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, हम उनके सब्स्टिट्यूट यहाँ पर चाहे तो बना सकते हैं। अगर हम ऐसा करने में कारगर हो जाए तो हमें बाहर से चीज़ों को इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर हम बाहर से ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारी जो देश की करेंसी है, जो मनी है, उसका आउटफ्लो नहीं होगा, वो बाहर देश में नहीं जाएगी। दूसरा ये है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बनाएं और बाहर कंट्री में उसको एक्सपोर्ट करें, ऐसा सामान बनाएं जिनकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है वर्ल्ड में, ठीक है, तो हम उन सामान को बनाकर अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो भी ये डेफिसिट को कम किया जा सकता है। ये कुछ आपके लिए कॉमन सेंस वाली बात थी। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं और क्या चीज़ है इसमें भी। तो देखो, अभी तक हम लोगों ने ये देख लिया भाई कि एक कंट्री बाकी कंट्रीज़ के साथ में एक्सपोर्ट भी करती है, इंपोर्ट भी करती है, मतलब भाई सामान खरीदा भी जाता है, सामान बेचा भी जाता है। तो आप लोग खुद सोचो यार, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जब होता होगा तो ऐसा नहीं है कि एक ही करेंसी में सब हो जाता होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि भाई हमने अमेरिका से कोई सामान इंपोर्ट किया, तो क्या हम यहाँ की इंडियन करेंसी जो रुपीज़ है उससे उसकी पेमेंट कर देंगे? ऐसा तो नहीं होता होगा भाई, वहाँ तो यूएस डॉलर चलता है तो हमें उसमें पेमेंट करनी पड़ती होगी। अगर वो यहाँ से कुछ परचेज करते होंगे तो उनको इंडियन रुपीज़ में पेमेंट करनी होती होगी। ऐसे ही चाइना है और भी बहुत सारी जितनी कंट्रीज़ हैं, सबकी अलग अलग करेंसी है। तो जितनी भी कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करती हैं, तो जब भी लेन देन होगा उनमें करेंसी का चेंज होगा। जाहिर सी बात है, करेंसी आपको चेंज करनी पड़ेगी। हर एक कंट्री की अपनी अलग करेंसी है, तो आपको पेमेंट उनकी जो रिस्पेक्टिव करेंसी है उसी में ही करनी पड़ती है, ठीक है। तो ऐसे में जब हम करेंसी को चेंज करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, करेंसी को एक्सचेंज करना। तो उसका रेट होता है, मतलब ये कि हर एक कंट्री ने ये डिसाइड कर रखा है कि मैं दूसरी कंट्री के साथ में जब कोई भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करूँगा तो कितने पैसे मुझे पे करने पड़ेंगे,
ठीक है, जैसे आज एक सिंपल सा एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा भाई, डॉलर जो है वो 72 रुपये का है या 75 रुपये का है ना, या चाइना में जो करेंसी चलती है वो अलग रेट पर है, ठीक है, पाकिस्तान का जो रुपया है वो अलग रेट पर है, ऐसा होता है ना, तो उसी को एक्सचेंज रेट बोलते हैं। अब देखो लिखा क्या है यहाँ पर, अगर हम बात करें फॉरेन एक्सचेंज रेट, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, देखो ये तो आपको पता है भाई, जाहिर सी बात है किसी भी दूसरी कंट्री के साथ आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं तो आपको उसकी करेंसी में ही पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है, इसलिए फॉरेन एक्सचेंज रेट की जरूरत होती है। अब ये होता क्या है, तो डेफिनेशन में लिखा है द रेट एट विच 1 यूनिट करेंसी ऑफ अ कंट्री कैन बी एक्सचेंज्ड, देखो लिखा है ना, एक्सचेंज की जा सके फॉर द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ करेंसी ऑफ अनदर कंट्री, मतलब एक जो देश की, जो एक कंट्री की करेंसी है वो दूसरे देश की करेंसी से कितना डिफरेंस रखती है या कितनी उसके लिए वैल्यू रखती है। फॉर एग्जांपल कि इंडिया में अगर हम देखें तो एक US डॉलर की जो कीमत है वो 75 रुपीज़ है। इसका मतलब ये कि जब भी आप फॉर एग्जांपल मान लो कि भाई हम बाहर से कोई एक ऐसा सामान इंपोर्ट करते हैं जिसकी जो कीमत है वो मान के चलो भाई कि $10 है, फॉर एग्जांपल कि हमने एक सामान इंपोर्ट करा जिसकी $10 वो है प्राइस है। अब देखो तो आपको उसके लिए $10 पे करना पड़ेगा, पर आपको ये भी तो पता होना चाहिए भाई मैं कितने रुपए दूंगा, कितने इंडियन रुपीज़ दूंगा तो वो $10 बन जाएंगे। तो हमको पता चलता भाई कि ये यार 75 का है कि मतलब 750 के $10 बनेंगे, है ना। तो यही जो इसको चेंज करने पे हमें वैल्यू बता रहा है, इसी को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। हर कंट्री का ये रेट अलग होता है, डिपेंड करता है ये बहुत सारी चीज़ों पर कि भाई कंट्री कितना ज़्यादा डेवलप्ड है, कितना ज़्यादा बैकवर्ड है, ठीक है, कितनी ज़्यादा उनकी GDP है, इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। आप आगे क्लासेस में उन चीज़ों को भी सीखेंगे। तो अभी हमें फिलहाल ये सीखना था कि भाई ये फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। हमें समझ में आ गया कि जब एक करेंसी किसी दूसरे देश की करेंसी से चेंज की जाती है तो उसकी वैल्यू मेजर करने के जो रेट होता है उसको हम फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं। ये क्लियर हो गया। इसमें बात ये आती है यार, ये फॉरेन एक्सचेंज रेट है ना, इनके भी अलग अलग टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो पहला मेनली इसमें 3 टाइप है। पहला टाइप क्या है, जो कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है। कई जो कंट्रीज़ हैं उनकी गवर्नमेंट क्या करती है, वो फॉरेन एक्सचेंज रेट को फिक्स कर देती है, ठीक है, कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो रेट को फिक्स कर देगी, तो इसको बोलेंगे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। क्या लिखा है, रेट ऑफ एक्सचेंज इज ऑफिशियली, देखो ऑफिशियली फिक्स्ड और डिटरमाइन यानी तय किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। मतलब ये कि अगर किसी कंट्री की गवर्नमेंट ये बोलती है कि इतनी हमारे देश की इतनी करेंसी के बदले दूसरे देश की इतनी करेंसी की लेन देन हो सकती है, इतनी वैल्यू है, उसने उसको फिक्स कर दिया, गवर्नमेंट ने खुद फिक्स कर दिया, फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते, वो गवर्नमेंट चाहेगी तो ही चेंज होगा वरना वही चलेगा। तो ऐसे रेट को हम बोलेंगे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ठीक है। कुछ कंट्रीज ऐसा करती हैं, कुछ कंट्रीज में क्या होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता है। इसका मतलब क्या होता है, देखो नाम से पता चला फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल का मतलब ये कि ये चेंज होता होगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख रखा है, देखो सबसे पहली चीज़, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग का मतलब जो ऊपर नीचे होता हो, फ्लेक्सिबल का भी मतलब वही होता है जो चेंज होता हो, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता क्या, लिखा है एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसका मतलब ये है कि देखो ये एक ऐसा रेट है इसमें गवर्नमेंट इसको फिक्स नहीं करती है। गवर्नमेंट कहती है देखो यार अगर मैं फिक्स कर दूं तो क्या होता है, कभी इंपोर्ट ज़्यादा हो जाते हैं, कभी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाते हैं, कभी किसी का प्राइस ज़्यादा हो जाता है, कभी किसी का प्राइस कम हो जाता है। तो ऐसे में जो किसी भी करेंसी की वैल्यू है उसको मेज़र कर पाना बहुत मुश्किल है, फिक्स नहीं कर सकते। साल में ना जाने कितनी बार चीज़ें अप एंड डाउन होती हैं। तो वो क्या करती है, गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि हम क्या करेंगे, हम मार्केट के ऊपर छोड़ देंगे, मार्केट में चीज़ों का जितना रेट बन जाएगा अपने अकॉर्डिंग डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर वो रेट चलता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे में उसको बोलेंगे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ये बीच बीच में चेंज होता रहता है, कभी जैसे डॉलर 75 का हो गया, कभी 72 का हो गया, कभी 71 का हो गया, कभी 65 का, इस तरह से ये अप एंड डाउन होता रहा, ठीक है। मार्केट के ऊपर पूरा छोड़ दिया, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग सारा कुछ अपने आप मैनेज हो जाएगा। तो ऐसे रेट को बोलेंगे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। अब सोच के देखो यार, ये अगर ऐसे मैनेज होता होगा तो कैसे होता होगा, क्या चीज़ अप होती होगी तो कैसे इसकी वैल्यू डाउन हो जाती होगी फॉरेन एक्सचेंज रेट की। तो देखो उसके लिए मैंने थोड़ा और इसको डीपली समझाने के लिए क्या करें, यहाँ पर लिखा है कि द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हैज़ इनवर्स रिलेशन विद फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। देखो जो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड है, लिखा ना
कि द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की जो डिमांड है उसका इनवर्स रिलेशन होता है किसके साथ में, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के साथ में। मतलब अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिक घट जाती है। क्या बढ़ती है क्या घट जाती है, तो देखो एक चीज़ और लिखी यहाँ पर मैंने कि द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिक्रीजेज। अगर देखो ऐसा हुआ कि भाई फॉरेन एक्सचेंज की जो डिमांड है वो कम हो गई तो ऐसे में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा। या आप इसको ऐसे बोलो कि अगर मान लो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट बहुत हाई है, बढ़ गया है, तो ऐसे में जो उसकी डिमांड होगी वो कम होगी। जाहिर सी बात है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा जिसके प्राइस बढ़ रहे हैं उसकी डिमांड कम हो जाएगी, बस यही बात बता रहे हैं। और अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में यानी मार्केट में मान लो किसी की डिमांड बढ़ गई, किसी भी करेंसी की, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज जिसको हम बोल रहे हैं, अगर उसकी डिमांड बढ़ गई है तो उसका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डाउन हो जाएगा। इनका इनवर्स रिलेशन होता है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, ठीक है। आई होप ये दोनों आपको समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं, तीसरा और देख लेते हैं इसका। अब जो हमारा थर्ड एंड लास्ट टाइप बचा है देखो फॉरेन एक्सचेंज रेट का, उसको हम बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। मतलब एक ऐसा रेट जिसको वैसे तो यार देखो वो सारा का सारा मार्केट फोर्सेस के ऊपर ही डिपेंड होता है, अप एंड डाउन उसकी सारे के सारे मार्केट के ऊपर ही चलते हैं। पर कभी कभी क्या होता है ना कि जो प्राइस है वो या एक्सचेंज रेट वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है या कभी कभी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। तो ऐसे केस में वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर करती है और वो उसको दोबारा से मैनेज करने की कोशिश करती है। इसीलिए इसको बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। और एक बार देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। लिखा है एक्सचेंज रेट अलाउड टू डिटरमाइन बाय द फोर्सेस बाय सेंट्रल बैंक बट इट कैन इंटरफेयर इफ नीडेड। देखो मान लो कोई एक कंट्री है, उसका जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो गवर्नमेंट ने या वहाँ के जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने ये कहा कि हम अलाउ करते हैं कि इसका अप एंड डाउन या जो भी रेट चलाना है वो मार्केट फोर्स के अकॉर्डिंग चलेगा, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग चलेगा, अप एंड डाउन हो जाएगा, हम इसको फिक्स नहीं कर रहे हैं, ऐसा बोल देते हैं। पर अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो हम आ जाएंगे और हस्तक्षेप कर देंगे कि बहुत ज़्यादा रेट हाई या बहुत ज़्यादा लो ना हो जाए, ठीक है। इंडिया में भी यही रेट चलता है, मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट ही चलता है इंडिया के अंदर। देखो सामने क्या लिखा है, मीन्स व्हेन सेंट्रल बैंक फाइंड्स द रेट इज टू हाई। अगर सेंट्रल बैंक को, उस कंट्री के सेंट्रल बैंक को ऐसा लगता है कि यार जो एक्सचेंज रेट है बहुत ज़्यादा हाई हो गया है और इसको लो करना पड़ेगा, भाई मैनेज करना है ना, उसको लो करना पड़ेगा, तो वो क्या करते हैं, इट स्टार्ट सेलिंग फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम इट्स रिजर्व टू ब्रिंग इट डाउन। तो देखो हर कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है, मतलब बाहर की करेंसी पहले से ही थोड़ी सी स्टोर करी होती है। तो अगर उनको लगता है कि यार एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो जो अपने पास उनके पास एक्सचेंज रिजर्व रखा होता है पहले से ना, वो उसको बेचना शुरू कर देते हैं। तो इंडिया में या किसी भी कंट्री में ऑटोमेटिक उसकी जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है एक्सचेंज रेट की। जब सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो ऑटोमेटिक जो उसके प्राइस हैं या जो उसके रेट हैं बोले वो अपने आप ऑटोमेटिक डाउन होने लगते हैं। तो यही काम करता है सेंट्रल बैंक। क्या करता है, जब वो देखता है कि यार एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है तो वो क्या करता है, वो फॉरेन एक्सचेंज को अपने रिजर्व में से सेल आउट करना शुरू कर देता है। तब तक करता है जब तक कि रेट डाउन ना हो जाए। इसी का उल्टा अगर हम देखें कि व्हेन इट फाइंड्स द रेट इज टू लो, अगर कंट्री को ये लगता है या सेंट्रल बैंक को ये लगता है यार रेट बहुत ज़्यादा लो है, तो वो क्या करेंगे, इट स्टार्ट्स बाइंग टू राइज द रेट। तो वो यहाँ से जो आपका करेंसी है उसको बाय करना शुरू कर देंगे और अपने रिजर्व में स्टोर करते चले जाएंगे। इससे ऑटोमेटिक जो रेट है वो हाई हो जाएगा। इस तरह से कुछ जो बोले हम फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसको मैनेज करती है गवर्नमेंट। इंडिया के अंदर भी मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट ही चलता है। देखो अब सोचने वाली बात यार ये भी है कि इतना सारा सरदर्दी क्यों करती होगी किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है, ये क्यों इतना सब ध्यान दे रही है। देखो वो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ऐसा इसलिए कि मान के चलो कि अगर वो ध्यान ना दे, फॉर एग्जांपल 75 रुपीज़ का $1 था और आप ये सोचते हो यार वहाँ का 75 रुपीज़ का डॉलर है, इतना महंगा है डॉलर, सस्ता होता तो कितना अच्छा होता, इंडिया बहुत डेवलप होती है वो। ऐसा देखो नहीं किया जा सकता, या गवर्नमेंट चाहे तो भी ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, अगर मान लो इन केस ऐसा हो गया 75 रुपीज़ का जो डॉलर था
मान लो वो घट गया, वो 20 रुपीज़ पर आ गया, मतलब ऐसा हो गया, हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि भाई $1 की कीमत अगर मान लो गवर्नमेंट किसी तरह ला करके 20 रुपीज़ कर दे, $1 की कीमत 20 रुपीज़ कर दे, अगर मान लो किसी तरह लाकर मैनेज करके यहाँ तक पहुँचा दे, तब क्या होगा? तब कुछ नहीं होगा भाई साहब, तब इंपोर्ट बढ़ जाएंगे। क्यों? कि अभी अगर आप बाहर से कोई सामान परचेज करते हैं तो आपको पता है यार कि अगर फॉर एग्जांपल वो, जैसे कि पुराना एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि अगर मान लो कि $10 का कोई सामान है और स्टार्टिंग मान लो 75 रुपीज़ का $1 था, तो आपको क्या करना पड़ा था? आपको 750 पे करना पड़ता। अब आपको पता है कि $1 20 रुपये का है, तो $10 कितने के होंगे? 200 रुपये के होंगे, रेट कम हो जाएगा। तो ऐसे में आपको बाहर से खरीदने वाली जो चीज़ें यानी इंपोर्ट जो है वो सस्ता लगेगा। आप सोचोगे यार अब तो मैं ज़्यादा चीज़ें परचेज कर सकता हूँ क्योंकि जो डॉलर का रेट है वो कम हो गया है, या किसी फॉरेन कंट्री का जो रेट है वो तो कम हो गया है। तो आप ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करने लग जाओगे, और किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता कि वो किसी दूसरी कंट्री से ज़्यादा इंपोर्ट करे, क्योंकि अगर कोई कंट्री बाहर कंट्री से इंपोर्ट ज़्यादा करती है तो मनी का जो आउटफ्लो है वो ज़्यादा हो जाता है। कहने का मतलब सिंपल सा यही है, मेरा तात्पर्य बिल्कुल ये है कि अगर डॉलर का प्राइस घट गया तो आप अमेरिका या किसी भी चीज़ का जो प्राइस घट गया है एक्सचेंज रेट का, तो आप उस कंट्री से इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो आपके देश का जो पैसा है वो बाहर कंट्री के रिजर्व में चला जाएगा और आपके देश को नुकसान होगा। इसीलिए कंट्री चाह कर भी इन रेट को बहुत ज़्यादा अप नहीं करती, बहुत ज़्यादा डाउन भी नहीं करती। डाउन करेगी तो इंपोर्ट बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा अप कर देगी तो आप इंपोर्ट ही नहीं करेंगे और साथ में वो लोग भी यहाँ से बिजनेस करने में कतराएंगे, उनको भी नुकसान होगा। तो इसलिए इसको बहुत ही हिसाब से मैनेज किया जाता है और इसीलिए गवर्नमेंट को ये सारी सरदर्दी लेनी पड़ती है। इसी के साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का हमारा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने पूरी कंप्लीट कर दी। इसके MCQ करने हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में MCQ को करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो ताकि उनको भी ये सारी नॉलेज मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप लर्निंग।